गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट में हमने बहुत कुछ देख लिया था। मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल क्यों करना है, इन्वेंटरी कंट्रोल क्यों करना है। ओके, उसमें हमने देखा था इन्वेंटरी कंट्रोल क्यों करना था, हमने ये देखा था। बाद में हमने कुछ देखा था इन्वेंटरी कंट्रोल करने के चार मेथड्स देखी थी, बाय क्वांटिटी, रेशियो एनालिसिस, फिजिकल कंट्रोल और एक रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें से हमने क्वांटिटेटिव लेवल स्टार्ट कर दिया था। क्वांटिटेटिव लेवल्स में हमने देखा था रीऑर्डर स्टॉक लेवल। बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो, रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब क्या। ओके, तो सर रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब ऑर्डर कब प्लेस करना है, ऐसी लेवल जहाँ पे हमें नया परचेस ऑर्डर इनिशिएट करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या था, कितना परचेस करना है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी ऑर्डर्ड, क्या था वो रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अप टू हाउ मच टू स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक एटलीस्ट हाउ मच, कितना होना चाहिए हमारे पास कि हम स्टॉक आउट ना हो। उसके बाद देखा था एवरेज स्टॉक, जो एवरेज स्टॉक मतलब होता है कि जितना नॉर्मली हमारे पास होता है। बाद में एक डेंजर स्टॉक लेवल देखा था, मतलब इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि हमारे एक्टिवा का रिजर्व, हमारे एक्टिवा में पेट्रोल खत्म ना हो, ड्राई ना हो, इसलिए हमने देखा था रिजर्व। ठीक है, बफर स्टॉक टू मिटिगेट सडन डिमांड। ठीक है, अब देखेंगे हमने ये भी देख लिया था रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब क्या होता है। तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखे थे, जिसके जरिए हम एक लॉजिक पे अराइव हो गए थे। हम ये जो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी हमारा क्लियर कर दिया था हमने विद एग्जांपल्स, विद वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब आज एक बहुत ही सिंपल, इजी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या है ये, बोलो बच्चों, रीऑर्डर क्वांटिटी। सर स्टॉक खत्म हुआ तो रीऑर्डर कितनी क्वांटिटी में करना है, कितना स्टॉक ऑर्डर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए हमारी एनुअल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, या एनुअल रिक्वायरमेंट, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, कितनी है, 1 लाख यूनिट्स। तो हम पहुंच गए रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गए। अब नया परचेज ऑर्डर इनिशिएट करना पड़ता, तो कितने का करूं, 1 लाख लगने वाला है ना सर, 1 लाख का कर देते हैं, 1 लाख यूनिट्स ऑर्डर कर दूं। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स ऑर्डर कर दूं, ये आपको सही लग रहा है। हाँ सर बिल्कुल सही है, साल भर में जितना मटेरियल लगने वाला है पूरा एक साथ ही हमने ऑर्डर कर दिया। बार बार कौन जाएगा सर रॉ मटेरियल लेने, बार बार रॉ मटेरियल खरीदने कौन जाएगा, हमें पता है ना साल भर इतना लगने वाला है, इतना ऑर्डर कर देते हैं सर। तो इज इट करेक्ट, 1 लाख हमें लगने वाला है और 1 लाख हम ऑर्डर कर दिए, इज इट करेक्ट। अच्छा, क्या ड्रॉबैक है इसकी, अगर 1 लाख कर दिया तो 1 लाख यूनिट्स हमने ऑर्डर कर दिया तो हम स्टॉक आउट नहीं होंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसको स्टोरेज कॉस्ट लगेगा ना, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा, है ना, मतलब ही होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गया हमारा, है ना। बाद में रेंट लग रहा है जिस प्रीमाइसेस में वो स्टोर हो रहा है, सिक्योरिटी लग रही है, बाद में ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, स्टॉक आउटडेटेड हो रहा है या क्वालिटी डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज है, ये सारे प्रॉब्लम्स है अगर हम एक बल्क हैवी क्वांटिटी ऑर्डर कर देते हैं तो। ठीक है, ऐसा है क्या सर, तो फिर एक काम करते हैं ना, हमारा एनुअल कंजम्पशन तो 1 लाख है, लेकिन मान लीजिए डेली कंजम्पशन हमारा 300 यूनिट्स है, डेली कंजम्पशन हमारा 300 यूनिट्स है। तो सर एक काम करते हैं ना, 300 यूनिट्स ऑर्डर कर देते हैं, मतलब डेली बेसिस पे हम ऑर्डर करेंगे। ऐसा करते हैं क्या, आज 300, कल 300, परसों 300, रोज रोज ही करेंगे ना अपन, रोज 300 ऑर्डर करने का। सर इसमें कितना फायदा, आपने कोई स्टोरेज नहीं करना पड़ रहा, रेंट बच रहा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आउटडेटेड नहीं हो रहा है स्टॉक, क्वालिटी मेंटेन्ड है ना। 300 जितना डेली लग रहा है उतना ऑर्डर करते हैं ना सर। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर हम बार बार ऑर्डर करेंगे तो हमें एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगती है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगती है। जो मटेरियल है, मटेरियल का जो हम पैसा पे करते हैं, उसी के साथ साथ जब जब हम ऑर्डर इनिशिएट करते हैं तब तब हमें कुछ खर्चा लगता है, उससे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे हम देखते हैं, जब भी हम ऑर्डर इनिशिएट करते हैं तो एक डिलीवरी चार्जेस होता है ना, डिलीवरी चार्जेस, कुछ डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो डिलीवरी चार्जेस क्या है? नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट्स नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमारी कंपनी में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ सकती है कि जब जब हम ऑर्डर इनिशिएट करेंगे हमें पीओ बनाना पड़ेगा, पीओ पे साइन करना पड़ेगा, सप्लायर को भेजना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तब तक हमारा कुछ कॉस्ट लग रहा है। तो हमारा हमेशा जब भी हम ऑर्डर इनिशिएट करते हैं तो हमारा कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो अगर हम डेली बेसिस पे ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल कंट्रोल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कम रखना है। हमें क्या है? कॉस्ट कम रखना है। अगर हमने इतना सारा ऑर्डर एक ही साथ प्ले कर दिया तो हमारा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो हमारा कॉस्ट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये सारे एक्सपेंसेस अप्लीकेबल हो गए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम छोटे छोटे एकदम थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा? हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया मतलब अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एक साथ बहुत ऑर्डर कर दिया तो भी बढ़ रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर दिया तो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी पे अराइव होना है जिसमें हमारा कैरिंग कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट है ना, ये कैरिंग कॉस्ट है, ये जो हमारा मटेरियल होल्डिंग का कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी एकदम कम रहे, इसी के साथ साथ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम रहे। आई रिपीट, हमें ऑर्डर क्वांटिटी कुछ इस तरह से मेंटेन करनी है कि हमारा दोनों मतलब हमारा कैरिंग कॉस्ट भी एकदम कम रहे और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एकदम कम रहे, है ना। हमारी दोनों भी चीज़ें कम रहनी चाहिए। तो वो जो क्वांटिटी है जिसमें हमारा टोटल कॉस्ट कम होने वाला है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, एक ड्रॉबैक और बताना कि अगर हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल डेली ऑर्डर करते हैं तो क्या हो सकता है कि सर कभी रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिला तो क्या होगा? स्टॉक आउट, प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगी, लेबर हमारा खाली बैठेगा, बेफिजूल में सैलरी देना है, टाइम पे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, गुडविल खराब होगी, ये सारे इश्यूज हो गए, है ना। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना है जिसमें हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, मतलब ओवरऑल कॉस्ट हमें कम से कम मेंटेन करना है। क्या करना है? वी हैव टू मेंटेन आवर ओवरऑल कॉस्ट एट मिनिमम पॉसिबल लेवल, ठीक है। तो इसीलिए आया है कंसेप्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड है, लॉजिक क्लियर होना, दैट्स इट, ठीक है। इसे एक बार टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। टेक्स्ट में क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर व्हिच परचेज रिक्विजिशन इज मेड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट. While setting the quantity to be reordered, consideration is given to the maintenance of minimum level stock, reorder level, minimum delivery time and the most important the cost. ठीक है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है? ये वो क्वांटिटी है जो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को बोलता है कि हे परचेस डिपार्टमेंट, हमें XYZ मटेरियल की इतनी क्वांटिटी चाहिए, है ना। तो ये जो क्वांटिटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करने में हम कौन से फैक्टर्स देखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट तो देखेगी, साथ में हम क्या देखेंगे? बची हुई जो हमारी लेवल्स थी, कौन सी? रीऑर्डर लेवल देखेंगे, मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है वो देखेंगे। ऐसा ना हो कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और ऑर्डर मिलने वाला है 30 दिन बाद, हमें तो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का काम कब है? 11 दिन बाद, 10 दिन बाद, और मटेरियल डिलीवर हो रहा है 30 दिन बाद। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमें रीऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करते टाइम पे मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक देखना है, रीऑर्डर लेवल देखना है, मिनिमम डिलीवरी टाइम देखना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट तो देखना ही है, ठीक है। Hence the quantity should be where the carrying cost and ordering cost be at minimum.
तो हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी हो, कैसी होना चाहिए, हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कुछ ऐसी होना चाहिए कि हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो। आई रिपीट, कैरिंग कॉस्ट भी कम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये वो क्वांटिटी है जिसको ऑर्डर करने पे हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। तो देखेंगे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या है। The costs which are associated with the purchase of the costs which are associated with the purchase or order of the material. It includes costs to invite quotation, documentation works like preparation of purchase order, employee costs directly attributable to the procurement of material, transportation and inspection cost. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट है जो परचेज से रिलेटेड है, ठीक है। जब जब हम परचेज ऑर्डर इनिशिएट करेंगे तब तक ये कॉस्ट लगनी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लगना ही है ना। मान लीजिए अगर हम कम क्वांटिटी बुलाते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट ज़्यादा लगता है, वही हम बल्क क्वांटिटी बुलाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट कम लगता है। कैसे, बल्क में बुला रहे हैं तो पूरा ट्रक ही ले लेंगे हम, है ना। और वही अगर हम छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं तो हमें पार्सल चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लगती है, ठीक है। बाद में वो एम्प्लॉइज जो परचेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम कर रही है, जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है परचेस के साथ, जो परचेस वो जो कोटेशंस बुला रहे हैं, पीओ बना रहे हैं, ठीक है, साइन करके कोटेशंस फाइनल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ में जो लेबर लग रहा है, जो स्टाफ लग रहा है, उनका भी सैलरी लग रहा है। सैलरी जब जब पे करते हैं तब तब हमारा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में इंस्पेक्शन कॉस्ट, जब जब मटेरियल हमारे फैक्ट्री गेट पे आता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हम इंस्पेक्ट करते हैं कि वेदर द गुड्स रिसीव्ड आर एज पर द क्वालिटी मेंशन्ड इन आवर परचेज ऑर्डर, है ना। तो हम वो इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, परचेज से एसोसिएटेड जो भी खर्चा लग रहे हैं वो आ जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में। नाउ लेट्स सी कैरिंग कॉस्ट क्या है। द कॉस्ट फॉर होल्डिंग कैरिंग ऑफ इन्वेंटरीज इन स्टोर, it includes the cost of fund invested in inventory cost of storage, funds invested in inventories, cost of storage, insurance cost, obsolescence cost, ठीक है। हम मटेरियल खरीद रहे हैं तो मटेरियल खरीदने के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन एम, पैसा, सारी खुशी पैसा, हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा। तो पैसे से एसोसिएट क्या कॉस्ट है, इंटरेस्ट लग रहा है ना हमारा। अगर वो लोन पे लिया हुआ पैसा है तो उस पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, अगर वो हमारा ओन कैपिटल है तो हमारा इंटरेस्ट फॉरगॉन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, तो वो भी क्या है, इट्स अगेन आर कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जहां हम स्टोर कर रहे हैं उसका रेंट पे कर रहे हैं, ओके। बाद में थर्ड है इंश्योरेंस कॉस्ट, मटेरियल का इंश्योरेंस निकालना होगा, ऑब्सोलेंस आउटडेट हो रहा है तो उसे फेंकना होगा या डिस्कार्ड करना होगा, तो ये सारी कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा दो कॉस्ट समझ में आ गई, यस सर। कौन सी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो परचेज ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड है, ठीक है। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जब जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो कॉस्ट उस ऑर्डर से रिलेटेड है वो सारी कॉस्ट को हम बोल देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब उस मटेरियल को कैरी करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो यूज नहीं होता है, तो कैरिंग कॉस्ट उसमें आ जाता है हमारा जो पैसा लगा है उस पे का इंटरेस्ट, सेकेंडली रेंट जहाँ पे हम स्टोर कर रहे, थर्डली इंश्योरेंस, उसके बाद में अगर ऑब्सोलेट होता है, ऑब्सोलेसेंस होता है तो उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा तो हमारा लॉस होगा। तो ये चार बातें होती है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला फॉर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, √2 into annual requirement into cost per order upon carrying cost per unit per annum. I repeat, formula is EOQ equals to √2 into annual requirement into cost per order and divided by carrying cost per unit per annum, ठीक है। अब वन बाय वन हम ये कंपोनेंट्स को देख लेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जो इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर अ ईयर। हमारा एग्जांपल में क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख, ठीक है। साल भर में हमें कितना लगने वाला है, 1 लाख। तो क्या है एनुअल रिक्वायरमेंट, इसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए फॉर एप्पल,
एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, रॉ मटेरियल और इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द ईयर। सेकेंड है कॉस्ट पर ऑर्डर, जब जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमें जो कॉस्ट लग रही है, जो हमने देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट लगती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में दिया होता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज, एक परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है इट्स नोन एज कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद में कैरिंग कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ कैरिंग एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मतलब एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आई रिपीट पर यूनिट पर एनम, हमें कैसा चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट एक साल तक के, मतलब हम अगर एक यूनिट कैरी करते हैं कितने दिन, 1 ईयर, तो उसे कैरी करने का खर्चा कितना आने वाला है, इट्स नोन एज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब assumptions are most important in life, it keeps us happy, समझा है क्या, ठीक है। assumptions underlying EOQ, हमने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में देखा था, जो भी प्रिंसिपल्स थ्योरी हम पढ़ते हैं उसके साथ कोई ना कोई assumptions लगे होते हैं, उसी तरह EOQ के लिए भी एक assumptions है, देख लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पता है, कैरिंग कॉस्ट भी पता है पूरे साल भर की, ठीक है। आई नो ये हमें पता नहीं होती है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ती है घटती है, कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है ज्यादा होती है, लेकिन इसीलिए तो हमने क्या लिया है, अजम्पशंस मतलब ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ये चारों बातें रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी पता है, कैरिंग कॉस्ट भी पता है पर यूनिट पर एनम की, ठीक है। एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन, हमें ये पता है कि हम साल भर कितना यूनिट कंज्यूम करने वाला है, यूनिट कंजम्पशन कम ज्यादा हो सकता है, लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्री बंद होगी, क्या कंज्यूम करेंगे, कुछ भी नहीं ना, ये एंटिसिपेट किया था क्या, नहीं, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या है कि हमें पता है कि हम कितना कंजम्पशन करने वाले हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट, कॉस्ट कांस्टेंट है, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली, हो सकता है क्या, अभी ऑर्डर किया अभी के अभी आ गया, अभी ऑर्डर प्लेस किया और अभी के अभी आ गया, हो सकता है क्या, नहीं, क्या होता है, डिले टाइम होता है, लीड टाइम होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एक नेक्स्ट टू परफेक्शन हम ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, दैट इज द लीड टाइम इज 0, ओके, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, कैलकुलेट द, जस्ट अ मिनट, calculate the economic order quantity from the following information, also state the number of orders to be placed in a year, consumption of material, annual consumption दे दिया, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया और स्टोरेज कॉस्ट भी दे दिया, ठीक है, सब कुछ दे दिया है। ट्राई करो एक बार, आप लोग ट्राई करो, सिंपल है एकदम, कैलकुलेटर पे देखो या बुक्स में ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या है फॉर्मूला हमारा, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखेंगे, हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 10,000, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, प्लेसिंग ऑर्डर 50, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया है, हमें 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हमारी, 2 रुपीज़ का गुड्स है, उसका 8% निकलना है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो हमारा ये आ जाएगा। तो देखते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है, 10,000
इंटू 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 8/100। ठीक है, कितना आ रहा है ये, ऐसे ही किया है ना, 2 इंटू 10,000 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10,000 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 8/100। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के बाद में 2500 आ रहा है, कितना आ रहा है 2500। 2500 kg। ठीक है, बाद में और क्या पूछता है वो, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ठीक है, हमारा ऑर्डर साइज कितना आ गया, 2500 यूनिट्स हम एनुअली ऑर्डर करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, एक ऑर्डर में हम एक शॉट में 2500 यूनिट्स ऑर्डर करने वाले हैं, और टोटल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा 10,000 का। तो कितने ऑर्डर्स प्लेस प्लेस करने पड़ेंगे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना आ रहा है 4 ऑर्डर्स, कितना आ रहा है वो 4 ऑर्डर्स। ठीक है, इसे सॉल्व करना आता है ना, सिंपल है, 2 कैंसिल, या सीधा सीधा कैलकुलेटर से कर लेना। ओके, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, फोर्थ ट्राई करो आप, इलस्ट्रेशन फोर्थ ट्राई करो, सिंपल है एकदम।